हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र व रंग बिरंगा क्या देखेंगे? संसार। फिजिक्स है आपके पास मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? इस अद्भुत संसार को देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? जैसे आंख है हमारे पास, तो हम आंखों को क्या कर रहे हैं? इस अद्भुत संसार को देखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आता है कि यह नेत्र जो होता है, अगर इस नेत्र की बात की जाए तो यह नेत्र जो है वह गोलक में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? गोलक में स्थित होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। इसका उपयोग हम इस अद्भुत संसार को देखने के लिए करते हैं। इस अद्भुत संसार को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। तो मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मूल्यवान क्या है? सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मूल्यवान थोड़ा छोटा हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जिसका उपयोग हम इस अद्भुत संसार को देखने के लिए करते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है? यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक में स्थित होता है। ज्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको। ज्यादा बड़ा रखने के चक्कर थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जा रही है। इसको देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। ठीक है, अब मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। क्या होगा मानव नेत्र से संबंधित? पहला है कार्निया ना। तो कार्निया के बारे में देखेंगे कि कार्निया क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले है कार्निया। इसमें से प्रकाश पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या कार्निया कहते हैं। और यह नेत्र के अग्रभाग में स्थित होता है। यह क्या होता है? इसमें से प्रकाश पतली झिल्ली में से होकर प्रवेश करता है। इसमें से प्रकाश क्या होता है? पतली झिल्ली में से होकर प्रवेश करता है। इसमें से प्रकाश पतली झिल्ली में से होकर प्रवेश करता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या कार्निया कहते हैं। स्वच्छ मंडल या क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग में स्थित होता है। नेत्र के अग्रभाग में स्थित होता है। तो यह क्या है? यह इसमें से प्रकाश पतली झिल्ली में से
होकर प्रवेश करता है, इसे कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। कार्निया या क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल कहते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग में स्थित होता है, अग्रभाग में स्थित होता है। यह नेत्र के क्या होता है, अग्रभाग में स्थित होता है। कार्निया के बाद आता है रेटिना। क्या आता है, रेटिना। रेटिना देखिए क्या है, मानव नेत्र कैमरे की भांति है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक सुग्राही पर्दे पर करते हैं जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। मानव नेत्र जो है वह एक कैमरे की भांति है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वस्तु को देखने के लिए। इसका प्रयोग हम एक लेंस निकाय के रूप में प्रकाश सुग्राही पर्दे पर करते हैं जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। किसकी कैसी भांति है, कैमरे की भांति है। इसका प्रयोग लेंस निकाय के रूप में प्रकाश सुग्राही पर्दे पर करते हैं। जैसे अगर हम आपको देख रहे हैं तो एक पर्दा पर देख रहे हैं, या जैसे आप हमें देख रहे हैं तो एक किसी पर्दे पर देख रहे हैं, जैसे वीडियो में या किसी क्लिप में देख रहे हैं तो एक पर्दा है। तो उसी प्रकार से जब कभी भी सामने भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो एक पर्दा या आवरण के रूप में वह बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहेंगे, रेटिना। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, एक कैमरे की भांति है, कैमरे की भांति है। इसका उपयोग हम लेंस निकाय के रूप में करते हैं। लेंस निकाय के रूप में प्रकाश सुग्राही पर्दे पर, प्रकाश सुग्राही पर्दे पर करते हैं। इसे रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसे हम या तो रेटिना बोलते हैं या क्या बोलेंगे, दृष्टिपटल। फिर उसके बाद आपके पास देखिए मानव नेत्र के बाद आता है मानव नेत्र, फिर कार्निया, फिर आपके पास आता है परिधान। क्या आता है, परिधान। उसके पहले आता है नेत्र गोलक। पहले देख लेते हैं नेत्र गोलक। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वह लगभग गोलाकार होती है। इसका जो व्यास होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक की आकृति। कितना होता है इसका व्यास, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक क्या होता है, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी है, गोलाकार। नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3, कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास लगभग 2 कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। इसका व्यास जो होगा वह 2 कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। फिर हम देखेंगे नेत्र गोलक के बाद होता है लेंस, नेत्र लेंस। तो लेंस में क्या होता है, या नेत्र लेंस में देखा जाए, नेत्र लेंस कह देते हैं, नेत्र लेंस।
नेत्र लेंस, नेत्र लेंस में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें जो वस्तुएं होती हैं, प्रकाश का रेटिना पर अभिसरित होता है, जो प्रकाश का को रेटिना पर अभिसरित करता है। नेत्र लेंस क्या होता है? इसमें उत्तल लेंस स्थित होता है, उत्तल लेंस स्थित होता है जो प्रकाश को क्या करता है? जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है, रेटिना पर अभिसरित करता है, अभिसरित करता है। ठीक है। फिर आपके पास आता है परितारिका, परितारिका, परितारिका। परितारिका देखिए क्या होता है कि परितारिका कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। यह एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है ना। तो कार्निया के पीछे एक कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, या हम कह सकते हैं कार्निया के पीछे एक गहरी डायफ्राम जैसी संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक गहरी पेशीय डायफ्राम जैसी संरचना होती है, जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? परितारिका। जिसे क्या कहेंगे? परितारिका कहते हैं। इसे परितारिका कहते हैं। क्या कहेंगे हम? इसे परितारिका कहते हैं। ठीक है। तो कार्निया के पीछे एक गहरी पेशीय डायफ्राम जैसी संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। परितारिका के बाद आपके पास एक खड़ी जाती है पुतली। तो यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए यह पुतली है ना, तो यह क्या करती है? आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आता है पुतली। पुतली क्या करती है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यह क्या करेगी कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो यह क्या कर रही है? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो हमने क्या देखा? पहले कार्निया, फिर रेटिना, फिर नेत्रगोलक, फिर नेत्र लेंस, फिर परितारिका, फिर पुतली। तो यह था आपके पास क्या? मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आइए देखते हैं फिर आपके पास मानव नेत्र में उत्पन्न दोष या समंजन क्षमता, फिर हम देखेंगे दृष्टि दोष। देखेंगे समंजन क्षमता, फिर दृष्टि दोष। आइए देखते हैं, अगली हेडिंग है समंजन क्षमता। क्या है समंजन क्षमता? समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनी दूरी को समायोजित कर लेता है या अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। जैसे कि अगर हमें ज्यादा प्रकाश में देखना होता है तो हम अपनी आंखों को क्या करते हैं? कमजोर कर लेते हैं, और अगर ज्यादा जैसे कम प्रकाश है तो अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे बड़ा कर देते हैं। तो वह क्या हो जाता है? समंजन क्षमता। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण
जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। कोई व्यक्ति अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस कहलाता है। अभिनेत्र लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनेत्र लेंस कहलाता है। फिर आपके पास अभिनेत्र लेंस के बाद आता है, इसी के अंतर्गत आता है मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु, देखिए मोतिया बिंदु क्या होता है? मोतिया बिंदु आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने की या कभी कभी आयु बढ़ने के साथ साथ आंख में दुधियापन या धुंधलापन दिखाई देने लगता है। आंख में दुधियापन या धुंधलापन दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे मोतिया बिंदु है, मोतिया बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आंख में धुंधलापन या दुधियापन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु कहते हैं। तो आयु बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आंख में दुधियापन या धुंधलापन हो जाता है। धुंधलापन हो जाता है, पन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे मोतिया बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मोतिया बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यह मोतिया बिंदु कहलाता है। फिर आता है दूर दृष्टि दोष या दृष्टि दोष और उनका संशोधन। दृष्टि दोष व संशोधन, नई हेडिंग है, दृष्टि दोष और उनका क्या है? संशोधन। तो दृष्टि दोष देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए दृष्टि दोष, देखिए क्या है कि जब कभी भी व्यक्ति की आंखों में, जब कभी भी व्यक्ति की आंख का अनंत बिंदु अथवा अनंत बिंदु, जिसे हम कह सकते हैं दूर बिंदु, जब कभी भी व्यक्ति का दूर बिंदु अथवा निकट बिंदु हट जाता है, निकट बिंदु हट जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। या जब किसी भी व्यक्ति को देखने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप विज्ञान की भी भाषा में कर सकते हैं, उसको सामान्य भाषा में भी प्रकट कर सकते हैं। क्या? जब किसी भी व्यक्ति का, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखने में परेशानी हो या दिखने में कठिनाई होती है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो निवारण है वह आपके पास क्या होता है कि हम इसको कई तरीके से, या इसके जो निवारण है, इसके दृष्टि दोष के जो प्रकार हैं वह दो प्रकार के हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। और आपके पास एक और दिया गया है जरा दृष्टि दोष। तो तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दृष्टि दोष ऐसा, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुस्पष्ट न देख पाए, जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट न देख पाए, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे दृष्टि दोष, फिर दृष्टि दोष के जो प्रकार है, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जब किसी भी व्यक्ति को, जब कोई भी व्यक्ति अपने पास की वस्तु को तो साफ साफ देखता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ न देख पाए, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। या जब कोई वस्तु अपनी निकट की वस्तु को साफ देखता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उसे हम कहते हैं क्या? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने
निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है या देख पाए तथा दूर की वस्तु को न देख पाए, दूर की वस्तु को सुस्पष्ट न देख पाए, सुस्पष्ट देखता है लेकिन सुस्पष्ट नहीं देखता, ना सुस्पष्ट नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण, तो इसका निवारण क्या होता है? इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। कौन से लेंस के द्वारा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वह अवतल लेंस के द्वारा किया जाता। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा? अवतल लेंस का चश्मा लगेगा। जैसे ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु नहीं, तो उसे अवतल लेंस का या अवतल लेंस जो चश्मा लगेगा उसमें अवतल लेंस लगेगा। दूसरा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसा दृष्टि दोष जिसमें उत्तल लेंस लिख दिया हमने, ऐसा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ नहीं दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सकता है, उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके, सुस्पष्ट देखा जा सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। क्या कहलाता है? दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए, इसका निवारण जो होता है वह उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके पास आता है तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष देखिए क्या है कि जब आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को दूर अथवा पास या निकट अथवा पास दोनों की वस्तुएं साफ साफ न दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। आयु बढ़ने के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को दूर अथवा पास दोनों वस्तु न दिखाई दे उससे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस मतलब कि कभी कभी आप देखते हैं ना, जो वृद्धों के चश्मे लगे होते हैं तो ऊपर अवतल, नीचे क्या होता है? उत्तल। तो इस प्रकार के होते हैं निवारण। इसका द्विफोकसी क्या होता है? द्विफोकसी
जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होता है। इसमें अवतल या उत्तल दोनों होंगे। जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो यह था आपके पास क्या, दृष्टि दोष। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म। क्या देखेंगे, प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। तो यह हमने देखा संवेदन क्षमता, मोतियाबिंद, दृष्टि दोष और संशोधन। फिर हम देखेंगे क्या, प्रिज्म के बारे में। आइए देखते हैं प्रिज्म के बारे में। आइए देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म देखिए क्या है कि दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व फलक से घिरी हुई आकृति प्रिज्म कहलाती है। दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व फलक से घिरी हुई आकृति प्रिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। तो हम देखते हैं क्या प्रिज्म की परिभाषा। दो त्रिभुजाकार आधार, दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व फलक से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म, अब देखो प्रिज्म कोण क्या होता है, देखेंगे क्या प्रिज्म कोण। तो दो पार्श्व फलकों के बीच जो बनने वाले कोण होते हैं, दो पार्श्व फलकों के बीच जो बनने वाला कोण है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए प्रिज्म कोण देखिए क्या है कि प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। जैसे दो पार्श्व फलक है, दो पार्श्व फलक के बीच जो बनने वाला कोण है, दो पार्श्व फलक के बीच जो बनने वाला कोण है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। तो दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहेंगे हम, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर आता है विचलन। क्या आता है, विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण देखिए क्या होता है, विचलन कोण के बारे में। विचलन कोण क्या है कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण, देखो यहीं से अगर हम प्रकाश को ले आए, आपतित किरण और एक हो जाए निर्गत किरण, तो आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत किरण, यहाँ क्या होगा, किरण। तो निर्गत किरण, आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी से, एंगल डी से प्रदर्शित करते। अब हम देखेंगे श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण। क्या देखेंगे, श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण। इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे हम क्या करना है, प्रकाश यहाँ पर है, प्रकाश को ले गए, यहाँ से आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये एक किरण फिगर है में, यहाँ पर तो ये फिगर है। इसमें हमने देखा कि इसमें यहाँ से
यहाँ से इसको इधर, फिर इधर से इधर, यहाँ से जो बन रहा है कोण, यहाँ से फिर आएगा एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला, उसी की कमी देखो, ये निर्गत, ये आपतित प्रकाश है, ये क्या है, निर्गत प्रकाश, ठीक है। तो आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा। इसमें और फिगर है, इसमें और थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे। यहाँ से यहाँ पर है आई, और यहाँ पर क्या रहता है आ, यहाँ इसके बीच में क्या है आ, ठीक है। अब हमारे पास आता है, देखिए, श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। हेडिंग है कांच के प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश वर्ण का क्या है, विक्षेपण। देखो, जब कभी भी किसी भी श्वेत प्रकाश वर्ण को किसी कांच की प्रिज्म से विक्षेपित किया जाता है, जब किसी भी प्रिज्म से, देखो यहाँ से प्रिज्म से श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश किरण को क्या किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है, तो जो रंग है वो 7 रंगों में मिलता है। तो हमारे पास 7 रंग क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। 1 2 3 हो गया, 7 रंग हो गए। अब 7 रंग जो होते हैं वो श्रेणी में प्राप्त होते हैं, इनका जो क्रम होता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। विबग्योर, ठीक है। वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो अब जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को प्रकीर्णित किया जाता है, श्वेत प्रकाश को प्रकीर्णित किया जाता है, तो श्वेत प्रकाश किरण को प्रकीर्णित किया जाता है, तो यह 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, इन 7 रंगों का क्रम क्रमशः 7 रंगों का क्रम क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा की ओर क्रमशः क्या है, बैगनी, वायलेट, फिर इंडिगो, इसे कहते हैं जामुनी, फिर होता है ब्लू, नीला, फिर होता है ग्रीन, हरा, फिर येलो, पीला, फिर ऑरेंज, नारंगी, और फिर आता है तथा रेड, लाल है,
ठीक है, तो यह आपके पास श्वेत प्रकाश किरण का क्या है, विक्षेपण है। श्वेत प्रकाश किरण का क्या है, विक्षेपण है। इन प्रकाश किरणों को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह प्रकाश किरण क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। फिर अब आपके पास आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या था वायुमंडलीय अपवर्तन? देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह हटाया गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन इसी में हम देख लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो देखो जब कभी भी देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश के जो अपवर्तन है उसमें पढ़ेंगे क्या कि इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष का बनना देखिए क्या होता है कि प्रिज्म से जब कभी भी क्या होता है, वर्षा होने के पश्चात जब वर्षा की कुछ बूंदे वायुमंडल में आती हैं तो वह क्या करती हैं कि धूल के कणों इत्यादि से टकराती हैं और सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इन कणों से मिलता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष का बनना। फिर आता है वायुमंडलीय परिवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन से दिन स्थितियां होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना या अग्रिम सूर्योदय या अग्रिम सूर्यास्त। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना है वह तारे जो होते हैं वो अपनी आभासी स्थिति के कारण, आभासी का मतलब एक स्थान पर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, चल रहे हैं, तो वह क्या होता है कि तारे अपने स्थान पर क्या होते हैं, चमक रहे हैं, लेकिन हम अपने स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि तारों की आभासी स्थिति के कारण तारे अपनी आभासी स्थिति के कारण क्या होते हैं, चमकते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, चमकते हुए प्रतीत होते हैं। फिर होता है आपके पास अग्रिम सूर्योदय या अग्रिम सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय क्या है, सूर्य का अपने समय से 2 मिनट पूर्व निकलना अग्रिम सूर्योदय कहलाता है, और 2 मिनट पश्चात अस्त होना अग्रिम सूर्यास्त कहलाता है। तो सूर्य का अपने समय से 2 मिनट पूर्व निकलना या उदय होना अग्रिम सूर्योदय कहलाता है, और अस्त होना क्या कहलाता है, अग्रिम सूर्यास्त कहलाता है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन, यह था क्या, अध्याय 11 कंप्लीट। इसमें पूरे जितने भी टॉपिक थे इस बार के पूरे बताए गए हैं। इसमें इस बार जो है प्रकाश का प्रकीर्णन हटाया गया है, तो उस टॉपिक को हम नहीं बता रहे हैं, तो उस टॉपिक को उसको आपको आवश्यकता नहीं, 30% में वह हटाया गया है। तो यह था आपके पास चैप्टर 11। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।